वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज 29 जनवरी 2022 है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है कि मोटिवेशनल कोट्स को फिर से स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, मोटिवेशनल कोट्स जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। आप क्यूरियसली फॉरएवर को देखिए। ये स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं। इन पर हर रोज़ सुबह 6 बजे मोटिवेशनल कोट्स जो हैं वो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं और मेरे द्वारा इनको एक्सप्लेन किया जाता है। ये हिंदी में है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। वीडियो भी अब तो अवेलेबल है। क्यूरियसली फॉरएवर नाम की जो हमारी यूट्यूब चैनल है उस पर हमने बहुत अच्छे वीडियोस भी, मोटिवेशनल वीडियोस लॉन्च की है। आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज से एक मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ऐसे न्यूज़पेपर्स पढ़ना जिनके लिए डिफ़िकल्ट हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने तय किया है कि अब से कम एक आर्टिकल जो है, कम से कम एक आर्टिकल मैं प्योर हिंदी में आपके लिए लिखूंगा। और हिंदी में तो मैं बात करता ही हूँ, लेकिन जो लिखे हुए पॉइंट्स हैं पीपीटी में वो भी हिंदी में होंगे। तो ये एक बदलाव जो है, ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और प्लीज़, जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए इंग्लिश जो है वो एक बैरियर है, उनके लिए डिफ़िकल्टी है, या फिर उनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, तो उनके साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनको ये बात ज़रूर बताइएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पर प्योर हिंदी में डिस्कस किया जाता है। फिर 2 आर्टिकल्स और हैं, हम उसको भी देखेंगे। हमारी 2 चैनल्स हैं, एजुकेशन और फॉरएवर। इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं आपके लिए वो आपको पसंद आ रहे हैं, उससे आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है। ये एंटरटेनमेंट के लिए तो है नहीं, राइट। दिस इज़ फॉर योर नॉलेज, आपकी ज्ञान में वृद्धि हो उसके लिए है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन वीडियो के माध्यम से आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है, तो लाइक बटन दे दीजिएगा, हमें बताइएगा, तो हमें पता चले, राइट। तो ये हैं 2 आर्टिकल्स, एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। तो चलिए सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल को देख लेते हैं। अब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर वैल्यू ऐड ऑन की हैं, कुछ चीज़ें मैंने मेरी तरफ से ऐड की हैं। जैसे कि भारत और मध्य एशिया के संबंध की अगर हम बात करें, तो उसके लिए हमें पहले जो यूएसएसआर हैं उसको समझना पड़ेगा। तो 1922 में व्लादिमीर लेनिन नाम का एक व्यक्ति था, जिसने समाजवादी राज्य बनाया, और अपने अस्तित्व के दौरान ये जो यूएसएसआर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, इतना बड़ा था यूएसएसआर। ये सारे देश जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं वो कलर्ड देश जो हैं, ये सारे देश यूएसएसआर का पार्ट थे। तो चलिए एक बार जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश, एज यू कैन सी, ये है रशिया। रशिया के बाद सेकंड नंबर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो एस्टोनिया नाम का देश है। उसके नीचे नंबर 3 पर हैं लैटविया, इसको लातिविया भी कहते हैं, जैसे लात शब्द हम कहते हैं तो वैसे लातिविया भी आप इसको कह सकते हैं। नंबर 4 पर हैं लिथुएनिया, नंबर 5 पर हैं बेलारूस, नंबर 6 पर हैं यूक्रेन। अब यूक्रेन जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आज भी यूक्रेन को लेकर एक न्यूज़ आइटम है, और यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव वाली सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। यूक्रेन के बगल में नंबर 7 पर हैं मालदोवा, और नंबर 8 पर हैं जॉर्जिया, और फिर अर्मेनिया और अजरबैजान। ये दोनों देशों के बीच में भी लास्ट ईयर युद्ध हुआ था। इन दोनों के रिलेशन भी भारत पाकिस्तान की तरह हैं। फिर 5 ये देश आप देख लीजिए, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 11 नंबर पर हैं कजाकिस्तान, 12 नंबर पर हैं उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में हमारे कौन से प्रधानमंत्री साहब का निधन हुआ था, बताइए कमेंट सेक्शन में। 13 नंबर पर हैं तुर्कमेनिस्तान, फिर हैं किर्गिस्तान, और फिर हैं तजिकिस्तान। तो ये रहे मध्य एशिया के देश। तो मध्य एशिया के देश पहले क्या थे? पहले वो यूएसएसआर का एक हिस्सा थे। 1991 में ये जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर, इसका पतन हो जाता है, और इसके बाद यहाँ पर 15 स्वतंत्र राज्य यानी कि स्वतंत्र देशों का जन्म होता है। अब भारत और सोवियत संघ के संबंध जो हैं वो भारत की आज़ादी के बाद से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। यूएसएसआर के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे थे,
और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे खरीदी। आज भी बहुत सारे हमारे जो जहाज़ हैं, हमारे जो फाइटर जेट हैं, वो यूएसएसआर या फिर रशियन हैं। भारत सोवियत संघ के पतन के बाद मध्य एशियाई गणराज्यों को मान्यता देने वाले देशों में से एक था। जो स्टार्टिंग में ये जब देश पैदा हुए 1991 में, तो उस टाइम पर इनको देश के तौर पर स्वीकारना और इनको देश के तौर पर एक्सेप्ट करना जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और उस टाइम पर जितने जो स्टार्टिंग के देश थे जिन्होंने कहा कि हाँ हम इन देशों को मान्यता देते, तो भारत उनमें से एक था। तो तब से हमारे कूटनीतिक संबंध जो हैं वो इन देशों के साथ हैं। सोवियत संघ की अवधि के दौरान दिल्ली के मॉस्को के साथ अच्छे संबंध थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ जब था तब दिल्ली और मॉस्को के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे। अब कुछ दिनों पहले जो हमने चर्चा की थी इस विषय के बारे में, हमने भारत और मध्य एशिया के देशों के बारे में बात की थी, तब मैंने आपको जो बड़े बड़े पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए थे। जैसे कि हमने ये देखा था कि कैसे वहाँ के जो राजा थे सेक्युलर थे, बिन सांप्रदायिक थे, जैसे जो उज़्बेकिस्तान के, और उज़्बेकिस्तान और ये जो मध्य एशिया के जो राजा थे मुस्लिम राजा थे। वहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य था, इस्लामिक साम्राज्य था, लेकिन वहाँ के जो राजा थे और वहाँ का जो प्रशासन था उनका, तो वो धर्म के नाम पर कभी भी ऐसा इश्यू नहीं होता था वहाँ पर। और यहाँ के जो हिंदू व्यापारी वहाँ पर बिजनेस करने के लिए जाते थे तो उनके लिए मंदिर बनवाए जाते थे और ये सारी फैसिलिटीज़ थी। और आज भी हम देख रहे हैं कि ये सारे देश जो हैं, ये 5 मध्य एशिया के देश, तो ये इस्लाम को फॉलो करते हैं लेकिन काफ़ी सेक्युलर देश हैं, राइट। यहाँ पर धर्म को लेकर कभी भी हमें इश्यूज़ देखने को नहीं मिलते। और हमने ये भी देखा कि वहाँ की जो राजनीति है, वहाँ पर धर्म को अलग रखा जाता है। राजनीति के टाइम पर राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति जैसे हमारे देशों में कई जगहों पर होने लगी है, तो वैसा वहाँ पर नहीं है। दोनों देशों के बीच में सभ्यतागत और ऐतिहासिक संबंध हैं। हमने बाबर के बारे में बात की थी, और खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें भी हमारे दोनों देशों के बीच में हैं। अब दोनों देश जो हैं, ये जिसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीतिक संबंध को फिर से एक जगाना चाहते हैं, फिर से एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और अब तक हमने अपने बीच एक उत्पादक संबंध बनाने के लिए संघर्ष किया है। अभी तक हम एक प्रोडक्टिव रिलेशन, एक उत्पादक संबंध जो हैं, ये दोनों भारत और ये 5 देश जो हैं, वो अभी तक ऐसा कोई ख़ास, आप कह सकें ऐसा कोई ख़ास संबंध जो है वो अभी तक नहीं बना पाए हैं। दोनों पार्टीज़ के बीच में, यानी कि भारत और ये 5 देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो हर साल सिर्फ $2 अरब का ही होता है। अगर आप चाइना को देखें तो चाइना का सालाना व्यापार इन 5 देशों के साथ $40 अरब का है। इसके साथ जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स हम हिंदू वाला जो आर्टिकल है, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल, उसमें देखेंगे। इस सप्ताह का शिखर सम्मेलन उत्पादक आर्थिक संबंधों में लगातार बाधाओं को दूर करने और राजनीतिक जुड़ाव और सुरक्षा सहयोग के लिए एक नया आधार खोजने के बारे में था। भारत और इन 5 देशों के बीच में एक वर्चुअल समिट हुई। वैसे तो ये प्लान किया गया था कि जो हमारी 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस का जो समारोह था, तो इन समारोह में ये 5 देशों के राष्ट्रपति हमारे देश में आए और हमारे देश में वो एक प्रकार से मेहमान के तौर पर, गेस्ट के तौर पर उनको हमने इनवाइट किया था। वो आने भी वाले थे लेकिन कोविड की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर फाइनली एक वर्चुअल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई। तो इस वर्चुअल मीटिंग में आर्थिक संबंधों और राजनीतिक और सुरक्षा के साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया गया। आपने ग्रुप का नाम सुना होगा, SCO। ये चीन और रशिया के नेतृत्व वाला एक ग्रुप है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। और ये जो देश हैं, ये 5 देश जो हैं वो इस ग्रुप के पार्ट हैं। भारत भी इसका मेंबर हैं और पाकिस्तान भी इस SCO का मेंबर है। अपने क्षेत्रीय संबंधों में विविधता लाने के लिए मध्य एशियाई देशों की जो रणनीति है उसमें भारत फिट बैठता है। ये 5 देशों के संबंध रशिया के साथ अच्छे हैं, इनके संबंध जो हैं वो चाइना के साथ अच्छे हैं। तो अब ये भी चाहते हैं कि वो कुछ दूसरे देशों के साथ भी अपने संबंध जो हैं उनको विकसित करें। तो उसमें भारत उनके लिए एक परफेक्ट
देश बेहतर है। मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि भारत परफेक्ट है इनके लिए, लेकिन जो सही शब्द है वो रहेगा कि एक अच्छी तक है उनके लिए, या फिर एक अपने संबंधों में विविधता लाने के लिए भारत जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है इन पांचों देशों के लिए। अब इन पांचों देशों और भारत के बीच में सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी की ज़बरदस्त कमी है। आप इनका लोकेशन देख लीजिए एक बार। तो ये रहा कजाकिस्तान, एक थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के नीचे आप देख सकते हैं सटा हुआ एक देश है किर्गिस्तान। फिर इस तरफ है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है ये तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तजिकिस्तान। एक दूसरी चीज़ देखिए आपने, ये सारे के सारे देश जो हैं ये एक प्रकार से लैंड लॉक्ड हैं। हाँ, इनकी बॉर्डर ये जो कैस्पियन समंदर है उसके साथ हो रही हैं, अरल समंदर के साथ हो रही हैं, लेकिन ये सारे जो हैं ये समंदर हैं, ये महासागर नहीं है। महासागर के साथ, किसी भी महासागर के साथ जो है वो ये देश, ये पांचों देश जो हैं वो अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते। तो एक प्रकार से लैंड लॉक्ड है, ज़मीन से घिरे हुए देश हैं। अब जब हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमारे और इनके बीच में क्या आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है। तो लैंड रूट के माध्यम से हम इनके साथ व्यापार नहीं कर सकते, या तो हमें एयरवेज के माध्यम से या तो फिर दूसरे किसी देशों के माध्यम से इन तक पहुंचना पड़ता है। दूसरी चीज़, अफगानिस्तान से निकलने वाली अस्थिरता की ताकतों को रोकने में भारत और मध्य एशिया के बीच साझा हित दोनों पक्षों को राजनीतिक समन्वय को संस्थागत बनाने और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है अफगानिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, अब ये देश जो है वो अफगानिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, और तालिबान जो है वो यहाँ पर ना फैल जाए। और इस एरिया के बारे में मैंने आपको बताया कि काफ़ी सेक्युलर हैं, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं हैं। और तालिबान की तो हम जानते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति होती है वहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्प्रेड ना हो, इनसिक्योरिटी यहाँ पर ना हो, तो इसको लेकर ये पांचों देश जो हैं वो चिंतित हैं, और भारत भी चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर दोनों पार्टीज जो हैं वो मिलकर काम कर सकती हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया है कि ये जो मीटिंग हुई, जो शिखर सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन यानी कि जो टॉप पावरफुल नेता होते हैं किसी देश के, हमारे देश में है प्राइम मिनिस्टर और ये सारे देशों के हैं प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति, उन सारे देशों के राष्ट्रपतियों और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बीच में जो मीटिंग हुई, तो इसको कहते हैं हम शिखर सम्मेलन। लेकिन उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हो चुकी थी। जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि $2 का दोनों देशों के बीच में, जो दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में टोटल जो व्यापार है ये $2 अरब का है। अब इसमें ज़्यादातर जो हैं वो कजाकिस्तान से जो हम ऊर्जा निर्यात करते हैं, राइट, जो यूरेनियम वहाँ से हम खरीदते हैं, तो उसमें ही ये $2 अरब का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो उसमें ही काउंट किया जाता है। बाकी की बहुत ही कम चीज़ें हम यहाँ से वहाँ पर भेज रहे हैं और वहाँ से यहाँ पर खरीद रहे हैं। अब चीन को देखिए, चीन का जो उनका व्यापार मैंने आपको बताया $40 अरब, $41 अरब जितना है, और 2030 तक ये दुगना हो सकता है। ये $82 अरब जितना हो जाएगा, $1 बिलियन। तो चीन इन देशों के साथ फटाफट एक व्यापार कर रहा है और काफ़ी अच्छा व्यापार कर रहा है, और हम जो हैं वो बहुत ही पीछे हैं। जहाँ तक हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से इन तक पहुँचा जा सकता है। यहाँ से हम ये जो अरेबियन समुद्र हैं इससे हम यह चाबहार से रोड और रेल के माध्यम से हम अफ़गानिस्तान पहुंच सकते हैं। यहाँ से ही हम रोड और रेल के माध्यम से फिर हम तुर्कमेनिस्तान और फिर दूसरे देशों तक पहुंच सकते हैं। अब ईरान में इतना रोड्स और रेल इतने विकसित नहीं है, तो इसको भी हमें ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर निवेश जो है वो हमें करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर निवेश करते हैं ईरान में, तो अमेरिका और ईरान के जो रिलेशनशिप हैं उसमें एज यू नो के अमेरिका जो है वो ईरान को अपना दुश्मन मानता है। तो अगर हम वहाँ पर निवेश करेंगे तो अमेरिका के सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए जा सकते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम होगा।
तो ये भी इतने बड़े बड़े मीन्स इट इज़ नॉट दैट ईजी, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। एक दूसरा रास्ता है बंदर अब्बास। ये बंदर अब्बास जो हैं ये यहाँ पर चाबहार के नज़दीक में ही एक दूसरा बंदर है, एक दूसरा पोर्ट है। तो यहाँ से हम जो रशिया और ईरान के बीच में एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो हैं, जो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये रहा भारत। जो अभी जो हम ट्रेड करते हैं वो यहाँ से, इसका रास्ता बहुत ही लंबा है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ये जो INSTC है, तो यहाँ से हम बंदर अब्बास से फिर ईरान, ईरान से फिर यहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, और यहाँ से हम ये बाकी के कुछ देशों को भी ये कैस्पियन समंदर के माध्यम से टच कर सकते हैं। तो ये भी एक रास्ता है जिसको हम अपना सकते हैं, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। और उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो हैं ये आज भी इस INSTC के सदस्य नहीं है, तो उनको हमें ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, उनको इसका मेंबर बनाना पड़ेगा। फिर दूसरे कुछ इश्यूज़ की बात करें तो एक तापी पाइपलाइन थी। ये तापी नदी जो हमारे देश में, उसकी बात नहीं है। तापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, एक गैस पाइपलाइन, लेकिन बीच में है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की वजह से, और अब तो अफगानिस्तान में जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से, ये तुर्कमेनिस्तान में पैदा होने वाला जो गैस है वो पाइपलाइन के माध्यम से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भारत पहुंचाने की बात थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी एक लंबे समय से अटका पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान और चाबहार पर संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना और अधिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक अवसरों सहित अधिक संरचित जुड़ाव के लिए भी सहमत हुई है। ये जो मीटिंग है तो इसमें एजुकेशन, कल्चरल रिलेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। अब एक दूसरी चीज़, हमारे साथ जब ये मीटिंग हुई ना इन देशों की, ये जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसके कुछ दिनों पहले ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी इन देशों का एक शिखर सम्मेलन हो गया था। और उस टाइम पर मैंने न्यूज़ आइटम भी आपके साथ तो शेयर की थी कि चाइना ने क्या कहा है कि हम आपके साथ $500 मिलियन आपको देने के लिए हम तैयार हैं। $500 मिलियन होते हैं ये 5, तो इतने पैसे जो हैं वो चाइना इन देशों को देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो हमें बहुत ही एक सुलझे हुए तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से इन देशों के साथ अपने संबंध जो हैं उनको डेवलप करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान भी थोड़ा ऐसे ही बैठा है। पाकिस्तान के पास ग्वादर और कराची जैसे पोर्ट्स हैं, और हिंद महासागर में पहुंचने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देश जो हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, तो इनको अगर हिंद महासागर तक पहुंचना है तो अब तो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान वाला रास्ता खुला हो गया, क्योंकि तालिबान जो है वो उनका ही एक प्रकार का प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ के रोड्स के माध्यम से आप पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैं उनका CPEC प्रोजेक्ट है, उनको चाइना फिर कनेक्ट करवा देगा, और फिर ये ग्वादर और कराची जैसे पोर्ट जो हैं उनके माध्यम से ये दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँच पाएंगे ये 5 देश। तो उनके लिए ये भी एक ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं तो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गए, या फिर सिर्फ हम हैं, ऐसा नहीं है। इन 5 देशों के लिए तो चाइना भी हैं, रशिया भी हैं, ईरान भी हैं, पाकिस्तान भी हैं, और उनमें से एक हम हैं। तो कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा मानना है कि इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन थी और आज की ये जो डिस्कशन है, इन दोनों डिस्कशंस से आपको भारत और इन 5 देशों के जो एक रिलेशन है उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब पता चल गए हैं। तो चलिए आज का अब तीसरा टॉपिक जो है वो देखते हैं। मीन्स वैसे देखा जाए तो थर्ड आर्टिकल, टॉपिक वाइज देखें तो सेकंड टॉपिक, डोंट ईट देम अप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। दोस्तों ये कोविड और लॉकडाउन या फिर एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि लगभग 1 साल के बाद कुछ हमारे देश के शहर ऐसे होंगे जो पहली बार ये जो वीकेंड आएगा तो इस वीकेंड में उनको किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जो नॉर्मल समय था, कोविड से पहले का जो समय था, वही समय पहली बार इतने सालों के बाद वो देखेंगे। अब हम बिजनेसेस की बात करें तो कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई बिजनेस प्रभावित, कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो वो है रेस्टोरेंट्स और ईटरीज।
यानी कि खाने पीने की चीज़ें जो बेचते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इन पिछले 2 सालों में। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना यह है कि पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लगभग हमारे देश के 25% जितने रेस्टोरेंट्स जो हैं ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, इनमें ताले लग गए और लगभग 24 लाख जितने लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में वो काम करते थे वो रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। और ये एक हकीकत है, मैंने बहुत ही नज़दीक से इसको देखा है। मेरे पुराने लेक्चर्स में मैंने ये मेरे एक दोस्त के रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि उसका रेस्टोरेंट जो है उसको फाइनली बंद करना पड़ा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जो उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग थे उनका ध्यान रखता था, उनको खाने पीने की चीज़ें और सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता था, जितने हो सकते थे उतने उनको पैसे भी देता था। पूरी सैलरी तो नहीं दे पाता था, लेकिन जितना हो सकता था वो सारी चीज़ें उसने की, खुद लॉस बेयर किया और यही आशा में कि जब वापस चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी तो रेस्टोरेंट जो है वो फिर से चलने लगेगा और फिर पैसे कमा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उसके साथ। तो ऐसी कहानियाँ तो आपको भारत के बहुत सारे या फिर हर एक शहर में आपको इस प्रकार की कहानियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित, जिम भी काफ़ी प्रभावित हुए, स्कूल्स जो हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हुई हैं, बड़े बड़े थिएटर्स, सिनेमा घर जो हैं कई ऐसे हैं जिनमें आज भी ताले लगे हुए हैं। अब इस आर्टिकल में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है कि अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि अब हमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ के बीच में ये डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें एसेंशियल है, कौन सी चीज़ें एसेंशियल नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए अब हमारे पास वैक्सीन भी आ चुका है, 2 डोजेस ज़्यादातर लोगों ने ले लिए हैं। दूसरी बात कि अब हमें पता है कि ये वायरस जो हैं उसके साथ कैसे जिया जा सकता है। आप हर एक व्यक्ति खुद अपनी देखभाल करें, मास्क पहने, खाने पीने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइज़र जो है वो आज भी आप छोटी सी बोतल पॉकेट में रख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम करें तो फिर इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमें घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, हमें ये अपने बिजनेसेस और सारी चीज़ें जो हैं वो करनी ही पड़ेगी। तो हम और ज़्यादा सावधानी बरत सकते हैं। तो अब कौन सी चीज़ें एसेंशियल है, कौन सी एसेंशियल नहीं है, ये डिफरेंशिएशन अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें हम मानते हैं एसेंशियल नहीं है वो भी जॉब्स के साथ जुड़ी हुई है, वो भी इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर हम कहते हैं कि ये एसेंशियल नहीं है तो क्या हम उनको पैसे दे पाएंगे? नो। सरकार क्या उनको पैसे दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो इट इज़ बेटर कि वो बिजनेस करें और खुद लोगों को अब उनके हाल पर छोड़ दें, इन द सेंस कि उनकी समझदारी पर छोड़ दें कि आप खुद समझदार हैं, उनको बताइए कि क्या क्या किया जा सकता है। आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जब आप वहाँ पर जाते हैं और आपने मास्क नहीं पहना है तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि प्लीज़ आप मास्क पहन लीजिए, और लोग मास्क पहन भी लेते हैं। टिपिकली द एवरेज इंडियन बिजनेस इज स्मॉल साइज्ड। हमारे देश में ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं उनकी साइज़ छोटी हैं, और छोटी होने की वजह से इनफॉर्मल क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी वजह से जब भी लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनके बढ़ जाते हैं। सर्विस सेक्टर की बात करें हमारे देश की, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी स्किल्स बहुत कम थी या फिर जिनके पास स्किल नहीं थी, वो फिर सर्विस सेक्टर में आए। स्टार्टिंग में उन्होंने जो काम है, आपने हमेशा ये स्टोरी देखी होगी कि स्टार्टिंग में मैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर जो है वेटर के तौर पर काम करता था, या फिर मैं बर्तन मांजता था, फिर मैंने वेटर का काम किया, फिर वेटर से धीरे धीरे मेरे स्किल डेवलप हुई और मैं मैनेजर बन गया, और उसके बाद उसने खुद का रेस्टोरेंट खोला। ऐसी कहानियाँ हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं। तो सर्विस सेक्टर ने इस प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें ऐसा हुआ कि पहले स्किल नहीं थी, फिर काम किया, मजदूरी वाला काम किया, फिर धीरे धीरे स्किल बढ़ती गई और फिर वो एंटरप्रेन्योर बन गया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो हमारे देश में हैं, एंड दिस इज़ द पावर ऑफ आवर यूथ, यू कैन से। तो इनको अब अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलेगी? जब आप ये सारी चीज़ें खुली रहेगी तब मिलेगी, इज़न्ट इट? तो ये है एक ओपिनियन फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया कि अब बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और अभी तो अच्छी प्रिपरेशन है नो डाउट सरकार की,
तो यही बेस्ट चीज़ सरकार कर सकती है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखे और लोगों को अवेयरनेस जो है वो अवेयरनेस कैंपेन्स चलते रहें और बाकी लोग जो हैं वो अपनी समझदारी से बिजनेस और सारी चीज़ें करते रहें। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। एक और चीज़ याद आई मुझे, डियर फ्रेंड्स, आज सैटरडे हैं और आज का ये लेक्चर और उसके बाद आपको इस चैनल के ऊपर फाइनेंशियल एनालिसिस वाला लेक्चर मिलेगा। कल संडे है तो कल संडे को भी लेक्चर्स आएंगे, लेकिन ये रिवीजन के लेक्चर्स होंगे, राइट। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो पूरे हफ्ते के हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनको एक प्रकार से रिवीजन का लेक्चर जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। उसमें कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक्स होंगे, राइट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी हमारे देश में ये 2016 का जो SWM ये रूल्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको बनाया गया और इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको देखने के लिए CPCB को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इसमें सक्सेस कैसा है? बहुत ही लिमिटेड या फिर ना के बराबर। अलग अलग मंत्रालय जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, CPCB, फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, म्यूनसिपैलिटीज़, ग्राम पंचायत जो हैं, इन अलग अलग अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल बनाया गया। उनको एक जवाबदारी दी गई कि आपको इन सारी चीज़ों का पालन करना है और पालन करवाना है। ग्रास रूट लेवल पर ग्राम पंचायत और म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जो हैं वो इनके इम्प्लीमेंटेशन को देखती है। अब हमारे देश में सबसे बड़ा जो इश्यू है ना वो सेग्रीगेशन का है। सॉलिड वेस्ट और जो नॉन सॉलिड वेस्ट हैं उनको किचन लेवल से ही, घर लेवल से ही अगर अलग रखा जाए तो फिर इनको रिसाइकल करना इजी हो जाता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ही ऐसे शहर हैं जैसे कि इंदौर, तो वहाँ पर ये अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन दूसरी जगह पर आप देखिए ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन है, लेकिन उन दोनों में आपको, अभी भी मैं आपको पूछ लूँ, बहुत सारे लोगों को पूछ लेना आप ये कि ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन में क्या डिफरेंस है, मीन्स किसमें क्या कौन सा कचरा डालना, आप पूछिएगा एक बार। आप खुद एक सर्वे कीजिए, 10 लोगों को पूछिए, देखिए कितने लोगों को इसके बारे में पता है। सरकार ने क्या इनिशिएटिव नहीं लिया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही वीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये इसके मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पर नेशनल लेवल पर काम करती हैं। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो हैं वो ये मेक श्योर करेगी कि सिटी जो है उसके केमिकल फर्टिलाइजर जो कंपोस्ट बनाया जाता है तो वो बराबर बनाया जा रहा है या फिर नहीं बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ों की देखभाल उनको करनी है। खेतीबाड़ी मंत्रालय जो है, एग्रीकल्चर मंत्रालय, वो कंपोस्ट की क्वालिटी को देखेगा कि फार्मलैंड में एक किसान जो है वो इसको यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या बात मैं करूँ, CPCB और SPCB जो हैं नियरली इनएक्टिव जैसा है। ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का PUC का जो सर्टिफिकेट हमें निकालना पड़ता है, कुछ 30-40 रुपये देकर आपको मोटरसाइकिल का मिल जाएगा और 100 रुपये का आपको कार का मिल जाएगा। अब आप PUC को देखेंगे, आपकी कार पॉल्यूशन कर रही है तो भी PUC सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने का लाइसेंस आपको दिया जाता है। क्या ऐसे कार्स और व्हीकल्स को हम रोड में चलने से मना करते हैं? नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, ये इतने आउटडेटेड हैं ये CPCB और SPCB। और दिल्ली जैसे शहरों में भी ये जो वेस्ट है उसका सेग्रीगेशन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पर हो रहा है और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कुछ ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं नोएडा और उसके इर्द गिर्द में, तो वहाँ पर जब इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं बड़े बड़े, एक पूरा एक एक ABCDEFG ऐसे विंग्स होते हैं और इनका सारा कचरा कलेक्ट हो रहा है, तो ऐसे नियम बनाए गए कि वहीं पर ही इनको रिसाइकल किया जाएगा, इनमें से कंपोस्ट जो है वहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन जो कंपोस्ट के मशीन्स हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे इश्यू हैं। फिर लोग जो हैं एक साथ कचरा डाल देते हैं तो उसको अलग करने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत कम जगहों पर आपको डिस्कस होगी ये चीज़। लेकिन मैं बता दूं ये आदत की बात है, जब तक हम लोगों की आदत नहीं चेंज करेंगे तब तक ये चीज़ होती रहेगी। लोगों को पता है, लोगों को कचरा नहीं पसंद है, लेकिन आदतें इतनी बुरी हैं कि हम कचरा मिक्स करके देते हैं और फिर रिसाइकल उसका नहीं हो पाता और फिर हर जगह पर कचरा देखने को मिलता है। और फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी एक आदत हो चुकी है कि जैसा चलता है ऐसे चलने दो। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रयास कर कर के मर जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन
ग्रास रूट लेवल पर कोई इतना बड़ा खास चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही अच्छी तरीके से, एक अच्छे इरादे से स्टार्ट किया गया और मुझे बहुत आशा थी। सरकार ने काफ़ी मेहनत की। मैं सरकार को यहाँ पर बिल्कुल कसूरवार नहीं मानता हूँ। मैं तो लोगों की आदतों को ही, लोगों को भी नहीं, मैं लोगों की आदतों को कसूरवार मानता हूँ कि जब तक हम लोगों की आदतों को हम अपनी आदतों को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा देश जो है वो ऐसे ही गंदगी से भरा आपको देखने को मिलेगा। न्यूज़ की बात करें तो एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स के साथ डिस्कशन करते हुए प्रधानमंत्री साहब ने ये बताया कि कैंपस को ड्रग फ्री बनाइए। फिर हरियाणा में कोविड रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको रिलैक्स किया गया है। अनंत नागेश्वरन जो हैं वो हमारे देश के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बन चुके हैं, उनको बनाया गया है, सरकार ने उनको अपॉइंट किया है। फिर ये देखिए, दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को मैंडेटरी बनाया है। अगर आप पेट्रोल पंप्स में जाते हैं और फ्यूल चाहिए तो आपको पीयूसी दिखाना, यानी कि इसका क्या मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये जो है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इससे ये लाइसेंस टू पोल्यूशन है। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये एक प्रकार से बस जो पीयूसी के सर्टिफिकेट बेच रहे हैं या फिर जो जहाँ से आप निकाल सकते हैं उनके लिए थोड़ा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, बाकी पोल्यूशन के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुजरात ने अपना कर्फ्यू जो है वो 27 सिटीज़ में 4 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जो है वो एक्सटेंड किया है। और रशिया ने ये कहा है कि यूक्रेन के साथ जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर वो युद्ध नहीं चाहता, वो जो शांति वार्ता है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। और चकमास और हजोंग्स जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में माइग्रेंट्स हैं, तो वो किस देश से आए थे और यहाँ पर सेटल हुए, बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड दोस्तों, हमारी 2 चैनल्स हैं, एजुकेशन और क्यूरियसली फॉरएवर, ये दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो फॉरएवर है उसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ये एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है, और ये जो है वो आपकी जो एक किसी भी व्यक्ति के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने की, तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स, ये किसी एग्ज़ाम से नहीं, ये तो एक बस आपको बस के अंदर की जो एक वो प्यास है नॉलेज की, उसको बुझाने का एक प्रयास है। वो कभी बुझती नहीं और बुझनी भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा जो है, वो सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम भी क्यूरियसली रखा है। और आप लोगों भी देखिए, यू कैन सी कि एक इंसान है, ये सी हमने बनाया है, इट्स लाइक ए बल्ब, और दिमाग की बत्ती जो है वो ऑन हो जाती है। और मज़ा भी आता है जब हम नई नई चीज़ों को जानते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो जितना जाने वो प्यास बुझती ही नहीं और जानने का मन होता है, इज़न्ट इट। तो यही एक प्रयास है फॉरएवर से, क्यूरियसली फॉरएवर जो है वो ऐसा प्रयास है। और जैसे मैंने आपको बताया, मोटिवेशनल वीडियोस का आप देखिए एक बार, मुझे तो बहुत काम पसंद आया जो हमने वीडियोस बनाए, और फिर मुझे तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं वीडियोस। अब आपको कैसे लग रहे हैं वो आप बताइए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी मैंने बनाकर वहाँ पर अपलोड किए हैं। तो चलिए अब मिलेंगे हम कल एक आपको रिवीजन वाला वीडियो मिल जाएगा, 2 वीडियोस मिलेंगे, एक हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस और ये सारे जो अलग अलग आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक पूरे हफ्ते के थे उसका एक वीडियो, और जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उसका एक वीडियो आपको कल इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हमारी मुलाकात होगी मंडे को। तो अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय कीजिएगा परिवार के साथ, और स्टडीज़ भी कीजिएगा ऑफ कोर्स, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों के लिए भी वक्त ज़रूर निकालिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।